स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 17 को स्टडी कर रहे हैं और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फीडबैक मैकेनिज़्म तक डिस्कस कर चुके हैं। फीडबैक मैकेनिज़्म, उसकी टाइप और जो थायराइड ग्लैंड की थायरॉक्सिन हार्मोन की एग्जांपल है, वहाँ तक हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आज टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बट मोस्टली ये शॉर्ट एमसीक्यूज़ के हवाले से डिस्कस किया जाता है। तो इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसका टाइटल है कंपैरिजन ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि चैप्टर को आपने दो हाफ्स में स्टडी किया है। पहले हाफ में आपने रिसेप्टर्स, रिफ्लेक्स आर्क, न्यूरॉन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसकी टाइप्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी और ये इन्वॉल्व होती हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद दूसरे हिस्से में हमने ग्लैंड्स के नाम पढ़े, उनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, उनके फंक्शन और उनके कम या ज़्यादा होने से जो डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं उनको हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट, तकरीबन सारी चीज़ें हम इस आज के टॉपिक के हवाले से प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, मगर अब हमने इन दोनों चीज़ों को कंपैरिजन की फॉर्म के अंदर स्टडी करना है। तो सबसे पहले नंबर पर कंपैरिजन ऑफ नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन हो या केमिकल कोऑर्डिनेशन हो, दोनों कोऑर्डिनेशंस के अंदर जो टारगेट एरियाज तक मैसेज पहुंचता है वो केमिकल मैसेंजर्स के ज़रिए पहुंचता है। यानी बोथ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशंस विल यूज़ केमिकल मैसेंजर्स। बोथ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशंस विल यूज़ केमिकल मैसेंजर्स। और केमिकल मैसेंजर्स की अब अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इस एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे कि हार्मोन्स जो कि सिक्रीट किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि सिक्रीट किए जाते हैं प्री साइनेप्टिक पोस्ट न्यूरॉन्स के ज़रिए एट साइनेप्स। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स कन्वे हो रही है वो न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए हो रही है, ये भी एक केमिकल मैसेंजर है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं वो ब्लड के ज़रिए टारगेट सेल्स तक मैसेज लेके जा रहे हैं, ये भी केमिकल मैसेंजर्स हैं। तो यानी दोनों टाइप की कोऑर्डिनेशन, चाहे हार्मोन्स हों फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर्स हों फॉर नर्वस कोऑर्डिनेशन, बोथ आर केमिकल मैसेंजर्स। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी आती है वो है बोथ दीज केमिकल मैसेंजर्स आर सिक्रीटेड और रिलीज्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। बोथ दीज केमिकल मैसेंजर्स आर सिक्रीटेड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इनको सिक्रीट किया जाता है। अब इससे क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन्स, तो हार्मोन्स जब एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं ये अपने टारगेट तक जाते हैं ब्लड के ज़रिए, और ब्लड के जिस पार्ट में मौजूद होते हैं हार्मोन्स वो होता है ब्लड प्लाज्मा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेलुलर और एक ए सेलुलर। यानी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये 45% सेल्स का हिस्सा होता है। इसके बाद जो बाकी पार्ट बचता है जिसमें वाटर और बाकी चीज़ें डिज़ोल्व चीज़ें होती हैं वो कहलाता है ब्लड प्लाज्मा। तो हार्मोन्स डिज़ोल्व होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा ए सेलुलर है। जनरली हम ब्लड कह सकते हैं क्योंकि ब्लड प्लाज्मा इज़ पार्ट ऑफ द ब्लड, बट प्रिसाइजली ब्लड के किस पार्ट में होता है ये हार्मोन्स? ब्लड प्लाज्मा में होते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है क्योंकि इसमें कोई सेल्स शामिल नहीं है। ब्लड में सेल्स हैं बट ब्लड प्लाज्मा जो है वो ब्लड का ए सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं केमिकल मैसेंजर्स, हमने देखा कि दे आर रिलीज्ड एट साइनेप्स। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये सिक्रीट होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर बाइंड करते हैं, और प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बिटवीन जो स्पेस है इसको कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है
ये भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, यानी बोथ मैसेंजर्स आर रिलीज्ड और सिक्रीटेड इन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। दूसरी सिमिलैरिटी होगी। तीसरी सिमिलैरिटी अगर आप देखें कि नर्वस सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन में मदद कर रहा है और हार्मोन्स यानी केमिकल मैसेंजर्स जो हार्मोन्स हैं वो भी कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। यानी दोनों का, नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक पर्पस जो है वो यही है कि दे ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन, ये बॉडी में कोऑर्डिनेशन कराने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी में अगर वाटर का लेवल है तो इसको गवर्न कंट्रोल करने के लिए ADH काम करता है। इसी तरह बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म की शिवरिंग, नॉन शिवरिंग, थर्मोजेनेसिस के ज़रिए। तो यानी दोनों का मकसद जो है वो कोऑर्डिनेशन कराना है, चाहे वो वाटर बैलेंस की शक्ल में हो, चाहे वो टेम्परेचर की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो फोर्थ सिमिलैरिटी है बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन वो ये है कि ये स्पेसिफिक स्टिमुलाई को जो कि विद इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी होती है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ब्रिंग अबाउट इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई। स्टिमुलस का सिंगुलर है, स्टिमुलाई प्लूरल है। तो डियर स्टूडेंट्स जो स्टिमुलस हमारी बॉडी के अंदर पैदा होगा उसको हम इंटरनल स्टिमुलस का नाम देंगे, जो स्टिमुलस हमारी बॉडी के बाहर से आएगा उसको हम एक्सटर्नल स्टिमुलस का नाम देंगे। अब चाहे इंटरनल स्टिमुलस हो चाहे एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, बॉडी उसको रिसीव करेगी और उसको रिस्पॉन्ड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई लाइट की वेरिएशन है, आंखें हैं, आवाज़ें हैं, कान है, टेस्ट बर्ड्स हैं, ये सारे नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए हैं। इसी तरह अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ये स्पेसिफिक स्टिमुलाई, कम होता है ये ऑक्सीजन का लेवल तो ये सारे स्पेसिफिक स्टिमुलाई हैं। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए जब ग्रोथ होनी है, जब तो कौन सा ग्रोथ हार्मोन्स पैदा होंगे, जब कोई इन्फेक्शन, कोई स्ट्रेस सिचुएशन है, स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होंगे। हम प्रीवियस पार्ट में चैप्टर के पढ़ कर आए हैं ये, यानी स्पेसिफिक स्टिमुलाई के को रिस्पॉन्ड करते हैं दोनों सिस्टम्स। तो ये भी इनके अंदर सिमिलैरिटी है। और पांचवी सिमिलैरिटी डियर स्टूडेंट्स इनकी है बोथ ब्रिंग अबाउट होमियोस्टेसिस। दोनों मिलकर बॉडी के फंक्शंस को विदन टॉलरेबल, विदन नॉर्मल रेंज रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये 5 सिमिलैरिटी हैं बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये 5 सिमिलैरिटीज़ हैं जिनको हमारी बुक में भी समराइज़ किया गया है। हम एक क्विक व्यू बुक से भी कर लेते हैं इसका कि बोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और न्यूरॉन्स सिंथेसाइज केमिकल मैसेंजर्स। और अगर आप उनके नाम लिखना चाहें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो केमिकल मैसेंजर है उसका नाम हार्मोन है और नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो केमिकल मैसेंजर है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। इसके बाद दूसरी सिमिलैरिटी जो है बोथ रिलीज मैसेंजर केमिकल्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ द बॉडी। यानी दोनों जो मैसेंजर्स हैं हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दे आर रिलीज्ड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ये सेल के बाहर सिक्रीट किए जाते हैं। लाइक हार्मोन्स ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं और ब्लड के जिस पार्ट में ये होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड प्लाज्मा ब्लड का ए सेलुलर कंपोनेंट है। उसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से वो साइनैप्स पे रिलीज़ किया जाता है और जो प्री पोस्ट के मेम्ब्रेन के बिटवीन गैप होता है इसको कहा जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। और नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों ऑब्वियसली बॉडी की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को एक हार्मोनाइज्ड मैनर में वर्क करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बोथ फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई ईदर फ्रॉम विद इन द बॉडी, चाहे वो बॉडी के अंदर से पैदा हो, और फ्रॉम दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और दोनों ही सिस्टम ब्रिंग अबाउट करवाते हैं होमियोस्टेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी जो कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट हमारा इस चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड सेकंड पार्ट है वो है डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तकरीबन ये सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियस पार्ट में चैप्टर के पढ़े हुए हैं, बट अब इस टॉपिक में जस्ट हम एक इनको कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या फ़र्क है।
सिमिलैरिटी हमने देख ली, अब हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं। डियर स्टूडेंट, एक मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन के हवाले से। पहले हम बात करते हैं, एक मिनट अगर हम इसको रिव्यू कर लें जो पीछे हम चीज़ें पढ़ चुकी हैं, तो फिर हमें डिफरेंसेस पढ़ना ईजी हो जाएंगे। नंबर 1 पर अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन कराने वाले जो सेल्स हैं उसमें न्यूरॉन्स हैं, वो 3 किस्म के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। और दूसरी जो 50% बाकी यानी 50% नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स ने बनाया होता है। रिमेनिंग 50% ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ फॉर्म्ड बाय द न्यूरोग्लियल सेल्स। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, जो केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के दौरान, उनका नाम न्यूरोट्रांसमीटर है। वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज़ हुए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड करके। इसके बाद अगर हम इन कंपैरिजन देखें, यानी पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल्स का, डिफरेंस बिटवीन सेल्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो डियर स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के, उनके सेल्स में न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स 3 किस्म के होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जो रिसेप्टर से सीएनएस तक नर्व इम्पल्स को कन्वे करते हैं। उसके बाद मोटर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं जो सीएनएस को बनाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स हैं जो सीएनएस से मैसेज को इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। फिर ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन्स को। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट जो हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। अब इसको अगर हम कंपैरिजन में देखें विद सी का मतलब यहाँ पे केमिकल है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसमें जो सेल्स इस्तेमाल होंगे उन सेल्स को कहा जाएगा न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स तो बेसिकली न्यूरॉन्स ही होते हैं, मगर ये हार्मोन्स पैदा करते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस में ब्रेन के, पिट्यूटरी ग्लैंड में और पीनियल ग्लैंड में। ये न्यूरॉन्स हैं बट ये हार्मोन्स पैदा करते हैं, इसलिए इन हार्मोन्स को कहा जाता है न्यूरो हार्मोन्स। तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स वो न्यूरॉन्स हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं, और इसी वजह से इनके हार्मोन्स को कहा जाता है न्यूरो हार्मोन्स, इनको नाम दिया जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसमें कुछ एंडोक्राइन सेल्स हैं। तो हार्मोन्स जो हैं वो बनाएंगे, हार्मोन्स रिलीजिंग सेल्स यूनिट बनाएंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाएंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन का। इसके बाद डियर स्टूडेंट कुछ एंडोक्राइन हैं, तो से सारे ही एंडोक्राइन, उसमें कुछ न्यूरोसिक्रीटरी भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो न्यूरोसिक्रीटरी नहीं हैं जैसे कि थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियाज वगैरह, बट दे प्रोड्यूस हार्मोन। तो पहला डिफरेंस डियर स्टूडेंट जो हमने डिस्कस किया वो सेल्स का था। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि केमिकल प्रोड्यूस बाय जो न्यूरॉन एंडिंग है वो हमें पता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ये रिलीज़ होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक पे ये बाइंड करते हैं। जो इनका रिलीज़ होता है, केमिकल मैसेंजर्स आर रिलीज in very near to the cells, they influence just microscopic gap. Their site of release is near to target, यानी जिन सेल्स को उन्होंने टारगेट करना है उनके बिल्कुल करीब ही ये रिलीज़ होते हैं, और ये जस्ट कुछ माइक्रोमीटर्स में डिस्टेंस होता है जो इन्होंने ट्रैवल करना है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो एक जस्ट कोई अबाउट 20 नैनोमीटर्स, ये चंद माइक्रोन्स का एक डिस्टेंस है। प्री साइनेप्टिक में ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, पोस्ट साइनेप्टिक पे बाइंड कर गया, यानी साइट ऑफ रिलीज इज़ वेरी नियर टू द साइट ऑफ एक्शन इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। While in case of chemical coordination, site of release is far away from target. Is far away from target. और इसकी एग्जांपल हम लेंगे ADH। ADH का फुल नेम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है,
और हमें पता है कि ये ADH रिलीज़ होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि ये ब्रेन की दोनों हेमिस्फीयर्स के बिटवीन मौजूद होता है। अब वहाँ से ये ADH ब्लड के ज़रिए, ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए इनडिस्क्रिमिनेटली कितने ही सेल्स के साथ कांटेक्ट करता हुआ पहुँचता है नेफ्रॉन्स पर, किडनीज़ पर, और उनके अफेक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट को, और वहाँ पर वाटर की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या एक्टिव अपटेक को प्रमोट करता है। तो अब डियर स्टूडेंट आप देखें, ADH जो है वो हमारे ब्रेन के नियर बाय पार्ट से प्रोड्यूस हुआ है और ये हमारे किडनीज़ पर जाकर इसने अफेक्ट किया। तो साइट ऑफ रिलीज इज़ फार अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं, ये वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स से सिक्रीट होते हैं और उन्हीं और स्पेसिफिक सेल्स को ही ये रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी जो रिलीजिंग और रिस्पॉन्डिंग सेल्स हैं, रिलीजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, जो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो स्पेसिफिक वन और फ्यू हैं इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। यानी न्यूरोट्रांसमीटर जिन सेल्स ने रिलीज़ करना है वो स्पेसिफिक हैं, जिन सेल्स पे उसने एक्शन करना है वो स्पेसिफिक हैं, और किसी और सेल्स के साथ ये इन कांटेक्ट नहीं आएंगे। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिलीज़ होंगे, पोस्ट साइनेप्टिक पे बाइंड कर देंगे। यानी प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक में न्यूरॉन के अलावा बॉडी के किसी सेल के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो चंद सेल्स, यानी एक या चंद सेल जिन्होंने इनको सिक्रीट किया, और चंद सेल्स को ही ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जबकि हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो ब्लड बॉर्न होते हैं। ब्लड बॉर्न का मतलब ये होगा कि ये ब्लड के अंदर मौजूद हैं, और जो चीज़ ब्लड बॉर्न है वो ब्लड के साथ साथ मूव करेगी, और कितने ही सेल्स हैं जिनके साथ वो इन कांटेक्ट आएगी मगर उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जैसे ADH जब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से किडनीज तक पहुंचेगा तो बीच में कितने ही सेल्स के साथ वो इन कांटेक्ट आएगा मगर किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और रिस्पॉन्स आकर अपने टारगेट पर ही करेगा। तो इसलिए एक तो इनको लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और वो ये, और दूसरा ये है कि हार्मोन्स may come in contact with the numerous cells of the body but will not respond to all the cells, but they will respond to only specific cells, क्योंकि ये ब्लड बॉर्न है। उसके बाद जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट नर्वस कोऑर्डिनेशन का, वो होता है इमीडिएट इफ़ेक्ट है। यानी अभी स्टिमुलस आएगा तो अभी रिस्पॉन्स होगा। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर दोनों तरह का रिस्पॉन्स शो हो सकता है। रैपिड रिस्पॉन्स भी होता है कुछ केसेस के अंदर, और कुछ केसेस के अंदर रैपिड बट डिले और प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स होता देर से रिस्पॉन्ड बट ज़्यादा देर तक। यानी यूँ कह लें आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन की जो स्टिमुलस आती है उसको बॉडी क्विकली रिकॉग्नाइज करके क्विकली रिस्पॉन्ड कर देती है। यानी अभी आपकी आंखों में अगर कोई कलर या कोई ब्राइट लाइट आएगी तो अभी आपकी आंखें उसको डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करेंगी। अभी कोई आवाज़ आएगी तो इंस्टेंटेनियसली आवाज़ को सुना जाएगा और उसको रिस्पॉन्ड। अब जैसे रैपिड की जो यहाँ पे बात की गई है, इसमें एग्जांपल देते हैं हम इंसुलिन की। इंसुलिन जैसे ही सिक्रीट होता है फ़ौरन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, तो ये इसका रैपिड रिस्पॉन्स है। अब उसके बाद जो ये इंसुलिन भी ये मतलब फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये ब्लड में रहेगा, ज़्यादा देर तक ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करके रखेगा। इसी तरह बाकी अगर हम हार्मोन्स की बात करें, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है। अब ग्रोथ हार्मोन बर्थ के टाइम से प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, और जब तक ये ग्रोथ होती रहेगी वो प्रोड्यूस होता ही रहेगा। हाँ, उसका लेवल कम ज़्यादा हो सकता है। इसी तरह जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये थ्रू आउट लाइफ जो है वो प्रोड्यूस होते रहेंगे, मगर उनके इफेक्ट जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता। जैसे टेस्टोस्टेरोन से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं मेल के। अब वो तो न्यू बॉर्न में भी प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टोस्टेरोन, मगर प्यूबर्टी पे उसका लेवल रेज होगा, फिर उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स अपीयर होंगे। इसी तरह ग्रोथ में जब रैपिड पीरियड होंगे तो लेवल उसका ज़्यादा होगा, अदरवाइज ग्रोथ हार्मोन थ्रू आउट लाइफ बॉडी में प्रोड्यूस होते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। इनको ज़रा क्विकली बुक से भी देख लें एक बार, फिर हम बाकी रिमेनिंग 3 पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन
में जो सेल्स हैं, सेंसरी, एसोसिएटिव, मोटर न्यूरॉन, बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. In addition to neuron, neuroglial cells which give protection and nutrition to the neuron. जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जिनको हम न्यूरॉन हो तो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहते हैं, जैसे कि एग्जांपल दी हुई है हाइपोथैलेमस में, आप पिट्यूटरी ग्लैंड को भी न्यूरोसिक्रीटरी बोलते हैं, और इसी तरह पीनियल ग्लैंड को भी रिलीज हार्मोन यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उसके बाद दूसरा पॉइंट है केमिकल प्रोड्यूस बाय द न्यूरॉन एंडिंग, यानी कि जो साइनैप्स पे प्रोड्यूस होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, दे आर प्रोड्यूस्ड वेरी क्लोज टू द सेल्स दे इन्फ्लुएंस. यहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके करीब ही उनके सेल्स मौजूद हैं जो कि उनके टारगेट हैं. कॉमनली फ्रॉम लेस देन अ माइक्रोमीटर अवे, यानी 1 माइक्रोमीटर से भी कम फासले पर वो मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन एग्जांपल दी है न्यूरोट्रांसमीटर की, नर्व एंडिंग से प्रोड्यूस होता है और वेरी नेक्स्ट न्यूरॉन को अफेक्ट करता है. केमिकल प्रोड्यूस, दूसरी तरफ आ जाएं केमिकल इसमें, इनको हार्मोन्स या न्यूरो हार्मोन्स कहेंगे, ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होंगे. दे अफेक्ट द टारगेट सेल्स विच आर फार अवे फ्रॉम द साइट ऑफ रिलीज ऑफ हार्मोन, जैसे कि ADH पोस्टीरियर लोब से पैदा हुआ, स्कल में मौजूद है, और अफेक्ट किसको कर रहा है, किडनी को, नेफ्रॉन को, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को, और वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करा रहा है. तीसरा पॉइंट है इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स रिलीज्ड इन न्यूरोट्रांसमीटर इनटू वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स. वन और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स यानी जिनको उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है उधर ही रिलीज़ होंगे. जबकि हार्मोन्स जो है ना वो ब्लड बॉर्न है, ब्लड के साथ वो किसी भी सेल के साथ बॉडी के कांटेक्ट करेंगे, बेड्स मिलियंस ऑफ, बेड्स का मतलब है वॉश करेंगे, इन कांटेक्ट आएंगे इनडिस्क्रिमिनेटली, बजाय ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि इसको रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना, हर साल के साथ इन कांटेक्ट आएंगे, जिसको रिस्पॉन्ड करना है उसको भी और जिसको नहीं करना उसको भी, बट रिस्पॉन्ड चंदे कोई करेंगे. इमीजिएट इफेक्ट होता है स्टिमुलस का इंस्टेंटेनियसली नर्वस कोऑर्डिनेशन में. इमीजिएट इफेक्ट फॉर एग्जांपल इंसुलिन का हो सकता है, मगर ज़्यादातर हार्मोन्स का जो इफेक्ट होता है वो डिलेड होता है मगर प्रोलॉन्ग होता है. देर से उनका इफेक्ट शुरू होता है मगर रहता वो ज़्यादा वक्त तक है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स, आप इनकी एग्जांपल लें. अब इसके बाद डियर स्टूडेंट जो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, 4 डिफरेंसेस हमने कर लिए, सेल्स का, साइट ऑफ रिलीज और साइट ऑफ एक्शन का, उसके बाद जिन सेल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं या जिनके साथ इन कांटेक्ट आते हैं उनके नंबर्स का, और ड्यूरेशन जो है इफेक्ट जो है वो इमीडिएट है और डिलेड है. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग पॉइंट नंबर 5 पर. पॉइंट नंबर 5 में हमने देखा है कि मैसेज कैरी होता है इन नर्वस कोऑर्डिनेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल्स के साथ साथ वो मूव करता है. तो 5वें डिफरेंस में नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है नर्व इम्पल्स, जिसको आप डीपोलराइजेशन भी कह सकते हो, एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हो. तो इसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं. ये न्यूरॉन के अलोंग अलोंग ट्रैवल करता है और मेम्ब्रेन्स के अलोंग अलोंग, और इलेक्ट्रिकल चेंजेस का नाम है. जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो कंट्रोल है वो इन्वॉल्व करता है केमिकल स्टिमुलेशन को, और केमिकल स्टिमुलेशन जो है वो फार अवे फ्रॉम द टारगेट सेल्स रिलीज़ होते हैं, यानी इनमें मैसेज को कन्वे कर रहे हैं हार्मोन्स और वो ब्लड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. इसका मतलब है हार्मोन्स के जो रिलीज़ होने की साइट है वो फार अवे फ्रॉम द साइट ऑफ द एक्शन हो सकती है. फिर स्पीड की बात, ये भी पॉइंट हमने पहले पढ़ा हुआ है. नर्वस कोऑर्डिनेशन में एवरेज जो स्पीड है नर्व इम्पल्स की वो है 100 मीटर पर सेकेंड, और मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 120 मीटर पर सेकेंड. तो नर्व इम्पल्स की एवरेज स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 120 मीटर पर सेकेंड है. और ये भी आपको बताया था कि ये स्पीड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर है, जिनके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद होती है. जिन पे माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती इनकी स्पीड कम होती है. 2 फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स डिपेंड करती है, माइलिन शीथ की प्रेजेंस और एब्सेंस पे, और न्यूरॉन के क्रॉस सेक्शनल एरिया या थिकनेस या डायमीटर पे. उसके बाद जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इतना रैपिड इसका इफेक्ट नहीं है, ऑल्दो कि इंसुलिन रैपिडली इफेक्ट करते हैं. शोज स्लो बट प्रोलॉन्ग इफेक्ट, यानी स्लो इनका इफेक्ट है, अपीयर देर से होता है इनका इफेक्ट, मगर होता प्रोलॉन्ग है, रहता ज़्यादा देर तक है. मगर कुछ केसेस के अंदर जैसे कि इंसुलिन के केस में
ये इफेक्ट रैपिड हो सकता है मगर रहेगा ये भी प्रोलॉन्ग। तो रैपिड प्रोलॉन्ग इंसुलिन और स्लो प्रोलॉन्ग भी मोस्टली हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसका जो लास्ट पॉइंट है हमारा वह ये है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो हार्मोन्स, दे आर शॉर्ट लिव्ड। 7 पॉइंट ये है कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर शॉर्ट लिव्ड। न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होगा ये इस तरह से, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर इसने बाइंड करना है, मगर जैसे ही ये रिलीज़ होगा थोड़े ही वक्त के बाद एंजाइम्स इसको मेटाबोलाइज कर देंगे और इसकी जो ब्रोकन प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा इस सेल में चली जाएंगी। यानी जो नर्व इम्पल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में कन्वे हुई है वो नर्व इम्पल्स कन्वे होने के बाद ये इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ये रिलीज़ होते रहेंगे तो फिर नर्व इम्पल्स पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में कन्वे होते, यानी साइनेप्स पे न्यूरोट्रांसमीटर्स की लाइफ बड़ी महदूद है, शॉर्ट लिव्ड है, और ये टूट जाते हैं एंजाइम्स के ज़रिए, और जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो इसको रीअपटेक कर लेता है। तो यानी मैसेंजर्स जो सेंड होते हैं न्यूरॉन्स के ज़रिए दे टेंड टू बी मच शॉर्ट, यानी इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत शॉर्टर होगा। जबकि हार्मोन्स जो होते हैं दे रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड के अंदर एक्टिव रहते हैं और अपना जो इफेक्ट है वो शो करते रहते हैं। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स की बात कर लें, सेक्स हार्मोन्स की बात कर लें, तो हार्मोन्स जैसे ड्यूरेशन ब्लड में ज़्यादा देर तक एक्टिव रहते हैं और फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने 7 पॉइंट में इनके डिफरेंसेस पढ़े। पहला पॉइंट इनके सेल्स का है, हेडिंग भी बना सकते हैं आप इसका। दूसरा पॉइंट इसका है साइट ऑफ रिलीज इज़ नियर टू द साइड ऑफ एक्शन इन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड साइट ऑफ रिलीज इज़ फार अवे फ्रॉम द टारगेट सेल्स इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। फिर इसके बाद है कि नंबर ऑफ सेल्स जिनके साथ ये इन कांटेक्ट आते हैं वो फ्यू या स्पेसिफिक या वन और फ्यू होते हैं इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, और इनडिस्क्रिमिनेटली मैनी सेल्स होते हैं बट रिस्पॉन्ड चंद को करते हैं। फिर ड्यूरेशन इसका इफ़ेक्ट है इमीडिएट और डिलेड इफ़ेक्ट है, फिर स्पीड है, नर्व इम्पल्स है, और लास्ट में इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, इस आज के टॉपिक में हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया है, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन को। डियर स्टूडेंट, मोस्टली ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के हवाले से ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के डिफरेंसेस आ जाते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, 1-2 मेन पॉइंट्स आप लिख दें जो कि आपको बेहतर लगें, जो छोटे हों लेंथ में, तो 2 या 3 पॉइंट्स इनफ है शॉर्ट क्वेश्चन के। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर पूरे लिखने। और सिमिलैरिटीज़ में भी इसी तरह 1-2 जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख दें, मगर अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर सारे पॉइंट्स को याद रख लें। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में बिहेवियर्स का डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।